दोस्तों, हम सीरीज कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की ओमनीबस की। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 6, जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लोर का। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जो उन्हें टॉम ने एक गुलेल गिफ्ट में दी थी, उसकी जब रबड़ खराब हो गई तो उन्होंने एक गोली धनुष बना लिया। अब जो तीर कमान होता है, वैसे ही एक गोली चलाने वाला धनुष भी होता है, केवल उनके आकार में फर्क होता है। लेकिन गोली धनुष चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपनी कलाई सही वक्त पर मोड़ी नहीं तो आपके हाथ में गंभीर चोट लग सकती है। लेकिन यह बात है कि गुलेल जितनी पावर से उस छर्रे या गोली को फेंकती है, गोली धनुष उससे कहीं ज्यादा तेज फेंकता है। लेकिन गोली धनुष उतना एक्यूरेट नहीं होता जितनी एक्यूरेट होती है गुलेल। अब जो नैनीताल ट्रेजरी थी, जिसकी रखवाली करते थे गुरखा लोग, रेगुलर आर्मी के गार्ड्स, वो जिम कॉर्बेट के समर होम यानी नैनीताल वाले घर के ठीक सामने थी। अब वो जो गुरखा लोग थे, वो गोली धनुष बहुत बढ़िया चला लेते थे और अक्सर मुझे वहां पर इनवाइट करते थे उनके साथ कंपटीशन करने के लिए। ग्राउंड में एक लकड़ी का खंबा था और उसमें टंगा हुआ था एक घंटा, जिसमें समय बताने के लिए घंटे बजाए जाते थे। जितनी बार घंटा बजेगा उतना हो गया समय। अब इस घंटे के ऊपर एक माचिस की डिब्बी रख दी जाती थी। दूर से उसे निशाना बनाना होता था। यही होता था कंपटीशन। अब जो गार्ड्स का हवलदार था, जो कि एक सांड की तरह शक्तिशाली था, सबसे बढ़िया गोली धनुष चलाता था। लेकिन जो लोग देखने आते थे, उन्हें यह जान के खुशी होती थी कि वो कभी भी मुझे हरा नहीं पाया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आवश्यकता ने मुझे वो गोली धनुष चलाना सिखाया था और मैंने उसमें महारत हासिल कर ली थी। अब जो मेरा बर्ड्स का कलेक्शन था, वो फिर से बढ़ने लगा था। बाद में मैंने फेनीमोर कूपर की थ्रिलिंग बुक्स पढ़ी और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट एरो वाला तीर कमान इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अब जब कूपर के रेड इंडियंस बो एरो से शूट कर सकते थे, तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शूट ना कर सकूं उससे। अब भारत में ज्यादातर लोग धनुष बाण यानी कि बो एरो इस्तेमाल नहीं करते थे, तो मुझे यह नहीं मालूम था कि उसे बनाना कैसे है। लेकिन मैंने अपनी पसंद के हिसाब से उसे बना लिया और मैंने बनाया एक धनुष, दो बाण। अब मैंने उसमें नुकीले नेल्स लगा दिए उसकी नोक पर, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो शिकार को किस तरह से मारता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो यह चेक करने के लिए और जंगली मुर्गे और मोर मारने के लिए मैं जंगल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि दूसरे जानवर जो बड़े जानवर थे, उनसे मुझे थोड़ा डर लगता था। अब जंगल में चलते वक्त मेरे पैरों से आवाज ना आए, इसके लिए मैंने अपने जूते उतार दिए, क्योंकि उन दिनों में पतले रबर सोल वाले जूते चलते नहीं थे। आपके पास दो ही ऑप्शंस होते थे, या तो मोटे सोल वाले जूते पहने जिनसे कि आवाज आती है, और या फिर चले नंगे पैर। दो पानी की धाराएं पहाड़ी से नीचे आती थी और जहां पर हमारी एस्टेट थी उसके पास से गुजरती थी। जब वो पूरी तरह से बहती थी तो उनमें पानी होता था बारिश में, बाकी टाइम सूखी ही रहती थी। उनमें रेतीली सतह थी और करीब करीब एक चौथाई मील चौड़ी भी थी। और वो कैनाल जिसमें लड़कियां नहाती थीं, वो हमारे गांव और जंगल के बीच में
बाउंड्री का काम करती थी। इस कैनाल को एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से मैं क्रॉस करके शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। अब जंगल में बहुत सारी बर्ड्स थीं जिन्हें मैं मारने की उम्मीद से आया था। बाद के सालों में जब मैंने कैमरा से शूट करना शुरू किया तो इसी कैनाल के पास एक पेड़ के पीछे मैं एक टाइगर को रिकॉर्ड करने के लिए पूरे दिन बैठा रहता था। और यही वो जंगल था जहां मैंने अपना आखिरी टाइगर मारा, हिटलर के महायुद्ध के बाद, जब मुझे आर्मी से रिलीज कर दिया गया। उस टाइगर ने अलग अलग समय पर अलग अलग डोमेस्टिक एनिमल्स मारे थे, जैसे कि घोड़ा, एक बछिया, दो बैल। और मैंने सारी कोशिशें की कि वो इस इलाके को छोड़ के चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। तो मैंने उसे दुनिया ही छोड़ने को कह दिया। ये वो वक्त था जब मेरी सिस्टर मागी को मेरे बंदूक पकड़ने पे शक था, क्योंकि मुझे मलेरिया हो गया था और उसका कहना था कि मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा कंपन होने लगा है। अपने हाथों की क्षमताओं को चेक करने के लिए मैंने टाइगर को आवाज देके बुलाया, यानी कि टाइगर की आवाज निकालकर जब वो मेरे सामने आ गया, कुछ ही फीट की दूरी पर था, मेरी आंखों में देख रहा था, मैंने उसे दोषी करार दिया। यानी वो गुनाह जो उसने घोड़ा, बछिया और बैल मार कर किया था। फिर मैंने उसे मार दी गोली। ये एक हत्या थी, लेकिन जस्टिफाइड हत्या थी। मैं उस टाइगर को जीने देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो लैंटाना की झाड़ियों के उस तरफ रहे, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि उसने जितने जानवर मारे हैं उनका वो हट जाना भी दे, क्योंकि देश में युद्ध के बाद डोमेस्टिक एनिमल्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसे मैंने वहां से भगाने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वो टाइगर बड़ा ढीठ था, वो भागा ही नहीं। टॉम का डॉग मैगोग और मैं, हम दोनों ने वो दोनों वाटर चैनल्स कई बार एक्सप्लोर की थी और हमें वहां का पूरा आइडिया था। तो मुझे यह मालूम था कि कौन कौन सी जगह खतरनाक है, किन को अवॉइड करना चाहिए। और वो गिरा हुआ पेड़ जिससे मैं उस नहर को क्रॉस करता था, उन्हीं जगह में से एक थी, यानी कि थी खतरनाक जगह। लेकिन मैंने की अच्छे से छानबीन, यानी मैंने ये श्योर कर लिया कि वहां पर कोई टाइगर नहीं है। और ऐसा मैंने किया लेफ्ट साइड वाले किनारे को अच्छी तरह से चेक करके कि वहां पर कोई पग मार्क हैं या नहीं। टाइगर वहां पर आते थे पश्चिम दिशा से, सूर्यास्त के बाद शिकार करते थे, सूर्योदय के पहले वापस घने जंगल में लौट जाते थे। तो जो रेतीला किनारा था उसमें पग मार्क देख के ये मालूम चल जाता था कि जो टाइगर आया था वापस लौट कर गया है कि नहीं गया है, मेरे पर्सनल शिकार वाले इलाके से। कई बार ऐसा होता था कि टाइगर के जाने के निशान तो मिलते थे, वापस आने के नहीं। तब फिर उस दिन मैं उस जंगल को छोड़ के चला जाता था दूसरे जंगल की तरफ। वो वाटर कोर्स मेरे इंटरेस्ट की जगह बहुत समय तक बना रहा। सिर्फ टाइगर नहीं, बहुत सारे जानवर, चलने वाले, रेंगने वाले वहां से निकलते थे और उनके आने जाने के निशान मुझे बता देते थे कि कौन गया है, कब गया है। तो मैं इस जंगल पर आता रहा, पहले गुलेल लेके, फिर बो एरो लेके, फिर मजल लोडर, शॉटगन एंड राइफल लेके, और उसके बाद मॉडर्न राइफल लेके। तो अब मैं वापस उस जगह पे आता हूं जहां मैं कहानी सुना रहा था कि मैं नंगे पैर धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। मैंने एक बात नोटिस की कि जितने जानवर उस वाटर चैनल को क्रॉस करके उस रेतीले किनारे से जा रहे हैं, मैं सबको पहचान पा रहा हूं उनके पैरों के निशानों से। लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी था। मुझे यह जानना था कि किस जानवर की क्या हैबिट होती है, क्या नेचर होता है, और हमारे इकोसिस्टम में उसका क्या योगदान होता है।
जब मैं ये सीख रहा था तभी मैं बर्ड्स की आवाजें सुनने की कोशिश करता था, उनका मतलब जानने की कोशिश करता था और किस बर्ड का हमारे इकोसिस्टम में क्या योगदान है ये भी जानने की कोशिश करता था। मैंने बर्ड्स को और एनिमल्स को उस तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया जिस तरह का योगदान देते थे जंगल को, और उसी तरह का योगदान दूसरा कोई जानवर अगर देता था इकोसिस्टम में तो उसे भी मैंने उसी ग्रुप में रखा था। इस तरह से मेरा नॉलेज बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं ग्रुप को पढ़ता था तो मुझे उससे रिलेटेड सारे बर्ड्स और जानवर याद आ जाते थे। अब मेरा अगला कदम था जंगल फोक की आवाज और उनकी भाषा को पहचानना, और मैं कोशिश करता था बर्ड्स की आवाज निकालने की, उन बर्ड्स की आवाज जो इंसान का गला और होठ निकाल सकते हैं। हर जानवर, हर पक्षी की अपनी एक भाषा होती है और दूसरा जानवर या दूसरा पक्षी उस भाषा को बोल नहीं सकता, लेकिन सारे जानवर एक दूसरे की भाषा का मतलब समझते हैं। 3 बेस्ट एक्सेप्शंस मैं आपको बताता हूं। रैकेट टेल ड्रोंगो, रूफस बैक शिक एंड गोल्ड फ्रंटेड ग्रीन बुलबुल। जो लोग बर्डिंग के लवर्स होते हैं उन्हें रैकेट टेल ड्रोंगो अलग ही आनंद देता है, क्योंकि ये हमारे जंगल का सबसे साहसी पक्षी होता है। अब ये पक्षी सभी पक्षियों की आवाज की नकल कर सकता है, यानी कि मिमिक्री कर सकता है, और ये स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल की भी आवाज की नकल कर सकता है। ये एक ऊंची डाल पर बैठ जाता है और दूसरे पक्षियों की आवाज की कॉपी करता है, अपनी तेज निगाहों से दुश्मन को भी देखता रहता है। उसके दुश्मन में वो छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि गुलेल लेके पक्षियों को निशाना बना रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी सेवाएं देता है, दूसरे पक्षियों को भी वार्न करता है, बदले में उसे खाना चाहिए होता है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम मुझे खाना दो। अब जब वो ऊपर बैठे बैठे देख लेता है कि कोई बर्ड ने अपने पैरों से पत्तियों को हटाया है, उसके नीचे से कोई कीड़ा मकोड़ा या बिच्छू निकल के आया है, तेजी से उड़ता हुआ आता है, आवाज निकालता है बाज की, और वो बर्ड अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो भोजन छीन लेता है, ये ड्रोंगो। और वो बर्ड सोचता है जान बची तो लाखों पाए। ऐसा जब वो 10 बार करता है तो उसे सफलता मिलती है 9 बार। जब वो भोजन कर लेता है फिर वापस आके अपना गाना गाना शुरू कर देता है। रैकेट टेल ड्रोंगो चीतल के साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि चीतल बंदरों के साथ रहते हैं। जो ग्रास हॉपर्स, टिड्डे, चीतल के खुरों से डिस्टर्ब होके उड़ते हैं, उन्हें झपट लेता है ये ड्रोंगो। और जब ये चीतल के साथ रहता है, उसको आवाजें निकालते हुए देखता है, और जब चीतल अलार्म कॉल निकालता है, टाइगर या लेपर्ड को देख के ये उसे सीख लेता है और उसकी मिमिक्री करना शुरू कर देता है। एक बार की बात है, मेरे सामने की लेपर्ड ने एक चीतल को मार दिया था। अब जब लेपर्ड शिकार करने के बाद दूर चला गया तो मैंने शिकार को थोड़ी दूर ले जाके उसे एक खूंटे से पेड़ के तने से बांध दिया। अब वहां पर कोई सूटेबल पेड़ नहीं था जिसके ऊपर मैं बैठ सकूं, तो मैं एक झाड़ी के पास झाड़ी से पीठ टिकाकर जमीन पर ही बैठ गया। इस वक्त मेरे हाथ में था एक सिने कैमरा जिसे कि मैंने रखा था अपने घुटनों पर। अब एक रैकेट टेल ड्रोंगो आया, साथ में था व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश। अब जब ड्रोंगो को वो शिकार दिखा तो वो नजदीक से देखने के लिए आगे आया, लेकिन उसे मैं दिख गया। अब वो शिकार तो उस ड्रोंगो के लिए एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन मुझे देखना नॉर्मल नहीं था। तो वो मुझे ध्यान से देख रहा था, और जब देखकर उसे लगा कि मैं उसके लिए खतरा नहीं हूं, तो वो फिर व्हाइट थ्रोटेड थ्रशेस की तरफ चला गया जो कि बड़ी चटर पटर कर रहे थे। बर्ड्स मेरे बाएं हाथ की तरफ थी और मुझे अंदाजा था कि लेपर्ड मेरे दाएं हाथ की तरफ से आएगा, लेकिन तभी उस ड्रोंगो ने स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल निकाली, और वो जो व्हाइट थ्रोटेड थ्रशेस थे
करीब 50 थे, एक बॉडी में, यानी कि एक झुंड बना के उड़ के गए चिल्लाते हुए और पेड़ पर बैठ गए। अब उस ड्रोंगो को देख के मुझे उस अनदेखे लेपर्ड की एक एक मूवमेंट का अंदाजा हो रहा था। हालांकि वो थ्रशेस अपना राग अलाप रहे थे, यानी कि चिल्ला रहे थे। मेरी ये योजना कारगर हो रही थी, यानी कि वो ड्रोंगो मेरी हेल्प कर रहा था। जब तक वो लेपर्ड एकदम मेरे पीछे नहीं आ गया, तब तक मुझे अंदाजा लगता रहा जिस झाड़ी के पास मैं पीठ टिका कर बैठा था उसमें कुछ पत्तियां थी, कुछ दिखाई भी देता था। उस जगह से लेपर्ड ने मुझे देख लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, एक हल्की सी ग्राउल दी और फिर वो जंगल में लौट गया। ड्रोंगो भी उसके पीछे पीछे चला गया। अब उस ड्रोंगो को चीतल की अलार्म कॉल निकालने में मजा आ रहा था और मुझे उस ड्रोंगो से ईर्ष्या हो रही थी। हालांकि चीतल की अलार्म कॉल मैं भी निकाल सकता था, लेकिन जितनी कुशलता से वो ड्रोंगो वो आवाज निकाल रहा था, अलग अलग उम्र के अलग अलग चीतल के हिसाब से, वैसे तो मैं नहीं निकाल सकता। जब जमीन पर मैंने पोजीशन ली थी झाड़ी पर पीठ टिका के, तो ये बात मुझे मालूम थी कि जब लेपर्ड नजदीक आएगा तो उसे मेरे बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब वो शिकार को दूर खींचने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी फोटो खींच लूंगा। ड्रोंगो को भगाने के बाद वो लेपर्ड दोबारा आया। अब की बार कुछ ज्यादा ही आवाज निकाली, लेकिन अपना कैमरा क्लिक करके मैं एक फिल्म बनाने में कामयाब हो गया। मैंने 50 फीट की फिल्म बनाई 20 फीट की दूरी से। जब वो लेपर्ड अपने शिकार को खींचने की कोशिश कर रहा था, उस लता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे मैंने पेड़ के तने से उस शिकार को बांध दिया था। मुझे नहीं पता कि रैकेट टेल ड्रोंगोज बात कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि वो सीटी बजा सकते हैं अलग अलग धुन में। कुछ सालों पहले मनकापुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर जो कि थे एंग्लो इंडियन, मनकापुर था बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, अब जो है ऊध तिरुहट रेलवे। वो स्टेशन मास्टर ने ड्रोंगोज को तरह तरह की आवाजें निकालना सिखा दिया था और उन आवाजों से उन्हें वो बर्ड्स मिल जाती थी। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी तो यात्री उनके क्वार्टर की तरफ भागते थे, अपनी मनपसंद बर्ड्स पिंजरे के साथ लेकर आते थे और वो स्टेशन मास्टर एक पिंजरा और एक बर्ड का 30 रुपए चार्ज करते थे। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई हमारी ये स्टोरी। कहानी के अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।